हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो भी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ बी अटेंटिव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लिवर सिरोसिस इज द सेवियर स्कारिंग ऑफ लिवर एंड पुअर लिवर फंक्शन एट लास्ट स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज। लिवर सिरोसिस में बेसिकली होता ये है, जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो स्कार टिश्यू में चेंज होने लगते हैं, यानी कि फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड पुअर लिवर फंक्शन एट लास्ट स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़। और जब ये लास्ट स्टेज में होता है लीवर डिजीज़, मतलब क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में जब जाता है, तो क्या होता है, लीवर का फंक्शन जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। स्कारिंग इज मोस्ट ऑफ्टन कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इट टॉक्सिन इज दैट एल्कोहल और वायरल इन्फेक्शंस। स्कारिंग लीड्स टू अल्टर्ड लिवर फंक्शंस। स्कारिंग मोस्ट ऑफ्टन कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मीन्स कोई पर्सन अगर बहुत लंबे समय तक किसी टॉक्सिन्स के एक्सपोज में रहता है, लाइक बहुत लंबे समय से वो अल्कोहल यूज कर रहा है, अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, या फिर उसे काफ़ी लंबे समय से कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है और वो सही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से स्कारिंग होने लगती है। और जब स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है, देन क्या होता है, लीवर का फंक्शन जो है वो अल्टर्ड होने लगता है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ये है, लीवर में जब नॉर्मल टिश्यू, लीवर की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, यानी हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोसाइट्स यानी कि लीवर को बनाने वाली सेल्स, जिन सेल्स से हमारा लीवर बनता है उन्हें हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। और जब हिपैटोसाइट्स यानी नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो इसका नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं वो स्कार टिश्यू में जब चेंज होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में लीवर का फंक्शन जो है वो लॉस होने लगता है। और ऐसा कब होता है, जब कोई पर्सन बहुत लंबे समय से किसी टॉक्सिन के एक्सपोजर में रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन। सिरोसिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर डिजीज। जो सिरोसिस है वो एक कॉम्प्लिकेशन है लीवर डिजीज़ की, यानी जब लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ लीवर सेल्स एंड इरिवर्सिबल स्कारिंग ऑफ लीवर सेल्स। जो इन्वॉल्व करता है लॉस ऑफ लीवर सेल्स, इसमें क्या होता है, लीवर का सेल्स का लॉस होने लगता है। लीवर की जो सेल्स होती हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है वही है, लॉस होने लगता है। एंड इरिवर्सिबल स्कारिंग ऑफ लीवर सेल्स। और जो नॉर्मल टिश्यू स्कार टिश्यू में चेंज होने लगते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल स्कारिंग होती है लीवर सेल्स की। It is a chronic disease characterized by replacement or degenerative changes in normal liver cells. तो ये क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट और डीजेनरेटिव चेंजेस। अब डीजेनरेटिव चेंजेस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो नॉर्मल की लीवर सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स में जो कुछ चेंजेस हो जाते हैं वो बाद में रीजनरेट नहीं हो सकते। यानी एक बार नॉर्मल सेल्स जो हैं वो स्कार में कन्वर्ट हो गई तो फिर वो नॉर्मल में नहीं आएंगी, यानी उन्हें फिर से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं नॉर्मल लिवर सेल्स में, जो डीजनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। टिश्यू विद डिफ्यूज फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल्स दैट डिस्टर्ब्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिवर। टिश्यू जो होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है फाइब्रोसिस में और नोडुल्स में। जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो डिफ्यूज होकर के फाइब्रोसिस या नोडुल्स में चेंज हो जाते हैं, जो कि लीवर के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। अगर लीवर का स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो रहा है तो फंक्शन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। ऑल्सो स्कार फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रॉयड हिपैटोसाइट्स। स्कार फॉर्मेशन जो होता है वो अकर होता है ड्यू टू डिस्ट्रॉयड हिपैटोसाइट सेल से, यानी जो हिपैटोसाइट सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। स्कार फॉर्मेशन से हिपैटोसाइट सेल का जब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है तो तभी तो स्कार फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। ये कुछ इमेजेस हैं
जिनसे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाली है, देखिए इसमें कई सारी कंडीशंस दी हैं। पहले हेल्दी लीवर है, फिर फैटी लीवर हुआ है, फिर फाइब्रोसिस हुआ है थर्ड वाला, ठीक है, इस तरीके से चेंज हुआ है। फोर्थ वाला में सिरोसिस हो गया है और फिर कैंसर की स्टेज पे आ गया है। सेकेंड वाली पिक्चर है, इसमें दो पिक्चर शो हो रही हैं, पहली है हेल्दी लीवर और सेकेंड वाली है सिरोसिस। थर्ड वाली में भी सेम इसी तरह शो हो रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी लीवर किस तरह दिखता है और सिरोसिस किस तरह दिखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स में पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस होता है। अब देखिए नेक्रोटिक से क्या समझ में आ रहा है, नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल की डेथ हो जाना। तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस का मतलब है नेक्रोसिस होने की वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसे हम पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस बोलेंगे, ड्यू टू सेवियर इन्फ्लामेशन एंड मैसिव नेक्रोसिस ऑफ हिपैटोसाइट सेल। यानी नेक्रोसिस होने लगेगा, नेक्रोसिस मीन्स हिपैटोसाइट्स जो सेल हैं जिनसे लीवर बनता है उनकी डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा। इस वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसे हम पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है एल्कोहलिक सिरोसिस। इट अकर ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल दैट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर। एल्कोहलिक सिरोसिस तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एल्कोहल का इंटेक करते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो उसे एल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है बाइलरी सिरोसिस। ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग टाइम एंड कोलिस्टैटिस या कोलिलेथियासिस, सेम है, स्टॉपेज ऑफ फ्लो और ग्रोथ। बाइलरी सिरोसिस यानी कि बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उस वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसे हम बाइलरी सिरोसिस कहेंगे। कोलिलिथियासिस या कोलिस्टैटिस की वजह से, यानी कि स्टॉपेज ऑफ फ्लो, जब ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है या फिर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसे बाइलरी सिरोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक सिरोसिस। मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसे कार्डियक सिरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटियोलॉजी यानी कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस पहला तो हो गया एल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा एल्कोहल इंटेक करने की वजह से सेल्स जो है वो डैमेज होने लगती हैं, जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, इस वजह से सिरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस ए बी सी डी। ये 4 तरीके की हिपेटाइटिस यहाँ पर है, ए बी सी डी, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, यानी हिपेटाइटिस ए की वजह से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से भी हो सकता है, सी की वजह से भी और डी की वजह से भी। अब इनमें चेंजेस क्या होता है थोड़ा बेसिक में जान लेते हैं। हेपेटाइटिस ए यानी ये कैसे फैलता है, ये फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कोई फीसेस के थ्रू इन्फेक्शन हो गया, यानी कहीं कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसे हेपेटाइटिस ए है और उन्हें बाहर मतलब खुले में स्टूल पास किया और वहाँ से फ्लाइज के थ्रू अगर वायरस आता है तो इस तरह से फीको ओरल रूट से फैलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ये आईवी या आईएम के थ्रू फैलता है, यानी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। और नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी, ये पेरीनेटल ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है, यानी एक मदर से उसके चाइल्ड में डिलीवरी के समय में जो ट्रांसमिट होता है, तो इसे पेरीनेटल ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, मतलब हाई डोज उनका लेने से वो सीधा लीवर पर अफेक्ट करती हैं, यानी कोई पर्सन अगर बहुत लंबे समय से कोई ऐसी मेडिसिन का इंटेक कर रहा है जिसका इफेक्ट सीधे लीवर पर हो रहा है, तो इस वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो अभी मैंने पहले भी बताया है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या होता है, इन्फेरियर वेना कावा जो होता है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हार्ट फेलियर की वजह से इन्फेरियर वेना कावा पर प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, और जब इन्फेरियर वेना कावा पर प्रेशर क्रिएट होगा तो हिपैटिक वेसल्स पे भी प्रेशर आएगा, और हिपैटिक वेसल्स पर प्रेशर जब आएगा तो हिपैटिक सेल्स पे भी प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हिपैटिक सेल्स यानी हिपैटोसाइट्स जो हैं वो इरिटेट होने लगेंगी, और इसकी वजह से वो
स्कार सेल्स में चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बाइलरी ट्रैक्ट में जो राइट लेफ्ट साइड में हिपैटिक डक्ट होती है, क्योंकि बाइलरी ट्रैक्ट जो है वहाँ से राइट और लेफ्ट साइड में हिपैटिक डक्ट होती है, तो वहाँ से जो ये एक वे होता है जिसके थ्रू आगे की तरफ जो है ब्लड पास करता है, यानी आगे की तरफ ब्लड जहाँ से पास होता है, तो ये हिपैटिक डक्ट जो होती है वहाँ से कॉमन हिपैटिक डक्ट को पास करती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट से सिस्टिक हिपैटिक डक्ट को पास करेगी, फिर सिस्टिक हिपैटिक डक्ट जो है वो सीधा गॉल ब्लैडर में पास करती है। और इसके बाद ये सारा वापस आता है गॉल ब्लैडर में, यानी जो बाइल ट्रैक्ट से जो बाइल जूस आगे की तरफ पास होता है वो गॉल ब्लैडर के बाद में सेम उसी प्रोसेस में बैक आता है। तो गॉल ब्लैडर से फिर से सिस्टिक हिपैटिक डक्ट में आएगा, उसके बाद फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट में आएगा और उसके बाद राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में, वहाँ से बैक फ्लो होकर के वो लीवर के अंदर जाएगा। जब लीवर के अंदर जाएगा तो वहाँ पर साइनोसाइड्स होती हैं, साइनोसाइड्स में जाएगा और साइनोसाइड से हिपैटिक डक्ट में वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से वो हिपैटिक डक्ट में क्या करेगा, डैमेज कॉज करने लगेगा और डैमेज होने की वजह से लीवर ऑफ सिरोसिस होगा। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में बेसिकली ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ये सीधे कहाँ से रिलेट करता है, मेटाबॉलिज्म से, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर। तो मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब होगा तो फिर सिरोसिस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में भी सेम यही होता है, क्योंकि ग्लूकोज का स्टोर कौन करता है, लीवर करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्टोरेज की वजह से सेल्स जो हैं लीवर की वो इरिटेट होने लगती हैं और वो स्कार में चेंज होने लगती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस में बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी से रिलेट करता है। ऑटो इम्यूनिटी यानी कि जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो जब बॉडी की कोई अगर एबनॉर्मल सेल्स होती हैं उनके साथ में जब ये नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करने लगती है, क्योंकि बॉडी की जो एबनॉर्मल सेल होती हैं उनको ऑटो इम्यूनिटी क्या करती है, डैमेज करती है, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। उस एबनॉर्मल सेल्स के साथ साथ में अगर नॉर्मल सेल्स का भी डैमेज होने लगे तो इससे क्या होगा, सेल की डेथ होने लगेगी। जब सेल की डेथ होने लगेगी यानी हिपैटोसाइट सेल्स जो है उनकी डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा, तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी कॉज, लाइक चाहे पर्सन अल्कोहल इनटेक कर रहा है या वो माल न्यूट्रिशन है या फिर इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जो सेल्स को डैमेज कर रही है या फिर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स, लीवर की सेल्स हिपैटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो डेड हो रही हैं। देन क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, यानी स्कार का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सेल की डेथ हो रही है तो स्कार का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, अगर नॉर्मल टिश्यू जो है वो स्कार टिश्यू में चेंज होने लगेंगे तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। देन क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इन वेनस एंड साइनोसाइडल्स चैनल्स। इसकी वजह से क्या होगा, वेन्स में और साइनोसाइडल्स जो चैनल्स होते हैं उनमें प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। देन फैटी इन्फिल्ट्रेशन यानी फाइब्रोसिस और स्कारिंग होने लगेगी और इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होने लगेगा, क्योंकि पोर्टल वेन्स पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। देन लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो अर्ली सिम्टम्स ड्यू टू इन्फ्लामेशन। अर्लियर स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अर्ली स्टेज में, फीवर देखने को मिल सकता है, पेशेंट को पेन देखने को मिल सकता है, एनोरेक्जिया, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को फटीग महसूस होगा, नोजिया भी देखने को मिल सकता है। ये तो हो गए अर्ली सिम्टम्स। देन हम बात करते हैं अदर सिम्टम्स के बारे में। तो अदर सिम्टम्स में एडिमा देखने को मिलेगा, बिकॉज ब्लड वेसल्स पर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कैपिलरी जो है वो
कैपिलरी लीक होने लगेंगी। कैपिलरी लीक होने की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा और एडिमा देखने को मिलेगा। एसाइटिस में बेसिकली होता ये है, स्टमक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है जिसकी वजह से एडिमा होने लगता है, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोएल्बुमिनेमिया। स्कार की वजह से एल्बुमिन का जो लेवल है वो कम होने लगता है, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू स्कार में चेंजेस होने लगते हैं, इसकी वजह से एल्बुमिन का लेवल जो है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी स्टमक स्वेलिंग हो जाना, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से स्टमक में स्वेलिंग होने लगेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गिल्ट, यानी स्टमक का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। स्टमक का साइज जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्पाइडर एंजियोमा, यानी स्पाइडर एंजियोमा बेसिकली क्या होता है, सिरोसिस की कंडीशन में स्किन जो होती है, स्किन पे रेडनेस देखने को मिलती है। और वो किस तरह की होती है, स्पाइडर एंजियोमा यानी कि मकड़ी के जाले की तरह। जो अगर किसी पर्सन में लीवर सिरोसिस है और उसकी स्किन पे जो रेडनेस देखने को मिलेगी, उसका आकार कैसा होगा, मकड़ी के जाले की तरह होगा। इसे स्पाइडर एंजियोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज सीरम अमोनिया लेवल। अमोनिया का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है ईजी ब्रूशिंग। ईजी ब्रूशिंग में लाइक सच एज ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, यानी ब्लड डिजीज़ हो जाएगी। पेशेंट का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ईजी ब्रूशिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस लाइक एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पर्सन में एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है येलोइश स्किन। तो ये तो नॉर्मली देखने को मिलता है, येलोइश स्किन पेशेंट की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हिपैटिक इंसिफेलोपैथी। अब इंसिफेलोपैथी क्यों होगा, बेसिकली लीवर जो है वो लीवर सिरोसिस हो गया, इसकी वजह से लीवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लीवर फंक्शन ही नहीं कर रहा है। तो टॉक्सिन्स के बाहर ना जाने की वजह से ब्रेन का फंक्शन जो है वो अल्टर्ड होने लगेगा, इसलिए इंसिफेलोपैथी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। सेंसरी फंक्शन भी जो है लॉस होगा पेशेंट का, कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकती है, सेंसरी फंक्शन भी लॉस होगा। चेंज इन मूड डिसओरिएंटेशन, पेशेंट का मूड भी चेंज होगा, यानी मूड स्विंग्स होगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीथ लेने में भी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी और फॉल स्मेल आएगी, पेशेंट को फॉल स्मेल भी फील होगी। नेक्स्ट है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही है ये भी, बट ये उस कंडीशन में है जब पेशेंट को बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बाइलरी ट्रैक्ट में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूरोबिलिनोजन का जो लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, इवन कह सकते हैं कि एब्सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट होगा इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल। सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज होगा, इसकी वजह से डार्क कलर ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, डार्क कलर ऑफ स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जॉइंटिस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन अंडर स्किन। जॉइंटिस देखने को मिलेगी बिकॉज बिलिरुबिन का लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, यानी बिलिरुबिन जो है वो स्किन के नीचे एक्यूमुलेट होने लगेगा, इसकी वजह से येलोइश कलर की स्किन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। रिड्यूस एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन विच प्रोड्यूस एबनॉर्मल मेंसेस। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं इनका लेवल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि मेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एमनोरिया देखने को मिलेगा, यानी स्टॉप द मेंसेस। फीमेल में अगर लीवर सिरोसिस की कंडीशन है तो फीमेल के मेंसेस भी स्टॉप हो सकते हैं, यानी एमनोरिया देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ बॉडी हेयर देखने को मिलेगा। गायनकोमेस्टिया, अगर मेंस में है तो गायनकोमेस्टिया यानी अपर स्वेलिंग ऑन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन
देखने को मिलेगा मेंस में। तो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से है तो रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के एंड रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के का लेवल जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले सीरम एग्जामिनेशन कराते हैं। सीरम एग्जामिनेशन में बेसिकली 3 चीज़ें मॉनिटर करते हैं। पहला तो इंक्रीज SgO2 या SgPT लेवल। अगर SgPT या SgO2 लेवल इंक्रीज है तो ये एक तरीके का सिग्नल होता है कि लीवर में डैमेज हुआ है, इसलिए इसे देखते हैं। नेक्स्ट है लो प्रोटीन लेवल। अगर प्रोटीन का लेवल बहुत ही लो है तो ये भी एक तरीके का सिग्नल है। सीरम एग्जामिन में अगर ये 3 चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। अगर बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज मिलता है देन LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल अगर इंक्रीज है तो फिर LFT कराएंगे जिससे पता चलेगा। नेक्स्ट है एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफेरेज यानी कि AST। ये इसलिए कराते हैं, अगर AST का लेवल इंक्रीज है तो ये भी एक तरीके का सिग्नल होता है कि लीवर में डैमेज हुआ है। नेक्स्ट है ALT एलानिन ट्रांसफेरेज। ALT का अगर लेवल इंक्रीज है तो ये भी एक तरीके का सिग्नल ही होता है। बेसिकली इसका वर्क ये होता है कि फूड को एनर्जी में चेंज करना। लीवर में जो फूड होता है ALT के थ्रू वो एनर्जी में चेंज होता है। अगर इसका लेवल इंक्रीज है तो ये भी एक तरीके का सिग्नल है। नेक्स्ट है LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अगर LDH बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर लीवर में इंजरी हुई है या कहीं पर इन्फेक्शन हुआ है या फिर लीवर की जो सेल्स हैं उनकी डेथ हुई है, तो ये भी एक तरीके का सिग्नल ही है। नेक्स्ट हम कराते हैं USG फॉर हिपैटोमेगैली के लिए। हिपैटोमेगैली मीन्स लीवर का साइज इंक्रीज हो जाना। तो USG में हमें ये पता चलता है कि लीवर का साइज कितना है, इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट हम कराते हैं WBC फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम WBC कराते हैं। RBC एनीमिया को चेक करने के लिए हम कराते हैं। नेक्स्ट है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी FNAC यानी फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। निडल के थ्रू हम एस्पिरेट करते हैं, लीवर की बायोप्सी कराते हैं। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस फॉर डिटरमाइन पस सेल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रोटीन कंपोनेंट इन एक्यूमुलेटेड फ्लूइड। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस हम इसलिए कराते हैं, जो स्टमक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए कि उसमें पस सेल्स हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर प्रोटीन कंपोनेंट एक्यूमुलेट हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन करने के लिए हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कराते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? तो पहला है कोगुलोपैथी हो सकती है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। जो ब्लड क्लॉट करने की एबिलिटी होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। नेक्स्ट है एसाइटिस हो सकता है। एसाइटिस यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम लेयर में स्वेलिंग या रेडनेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर में ब्लड फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशन में पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन लीवर सिरोसिस में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले तो एंटासिड्स देते हैं। एंटासिड्स यानी कि एसिड के लेवल को कम करने के लिए, जो HCl का इफ़ेक्ट होता है उसको कम करने के लिए, यानी HCl को न्यूट्रल करने के लिए हम एंटासिड्स देते हैं। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी एमिटिक यानी कि डोमपेरिडोन दे सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। विटामिन और न्यूट्रिशनल के सप्लीमेंट को देंगे, विटामिन और न्यूट्रिशनल के लेवल को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बैलेंस डाइट देंगे। बैलेंस डाइट यानी कि पेशेंट की डाइट बहुत ही कम होती है और लिक्विड डाइट तो एक तरीके से बिल्कुल ही नहीं देनी होती है, तो उस थोड़ी सी डाइट में पेशेंट को प्रॉपर विटामिन मिनरल्स मिल पाएँ, ऐसी डाइट हम प्रीफर करते हैं।
नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स फॉर एसाइटिस इज दैट स्पाइरोनोलैक्टोन। तो पेशेंट को हम बेसिकली ये एसाइटिस के लिए देते हैं डायरेटिक्स, क्योंकि फ्लूइड जो होता है एसाइटिस में पेशेंट को बेसिकली होता है ये कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन को हम कम करने के लिए डायरेटिक्स का यूज करते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का यूज करते हैं। इससे ये वर्क कैसे करता है, फ्लूइड इंट्रावेनस में शिफ्ट कर देता है, जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसको इंट्रावेनस में शिफ्ट करके डायरेक्ट किडनी में ट्रांसफ़र करता है और किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर कर देता है। तो इस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड करना है, एल्कोहल बिल्कुल ही पेशेंट को नहीं देना है। नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की तरह इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइटरी मैनेजमेंट, क्योंकि मेडिसिन्स तो वर्क करेंगी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा वर्क क्या करता है डाइटरी। डाइट पैटर्न पेशेंट का कैसा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट। पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देंगे और लो लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट जो है वो बहुत ही लो कर देंगे, यानी 800 to 1000 ml पर डे, इससे ज़्यादा लिक्विड डाइट नहीं देनी है। नेक्स्ट, इन हिपैटिक कोमा गिव लो प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट। अगर पेशेंट हिपैटिक कोमा में है तो उस कंडीशन में पेशेंट को प्रोटीन और सोडियम डाइट नहीं देनी है, बहुत ही लो प्रोटीन या लो सोडियम डाइट देनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एल्बुमिन कंटेनिंग फूड। पेशेंट को एल्बुमिन कंटेनिंग फूड प्रोवाइड कराने हैं, ऐसे फूड जिनमें एल्बुमिन हो। नेक्स्ट है विटामिन ए डी ई के इंक्लूड्स विद डाइट टू पेशेंट। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन ई या फिर विटामिन के दे सकते हैं एज पर नीड। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला है पोर्टा कैवाल संट, यानी पोर्टा कैवाल एनास्टोमोसिस। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल टेक्निक इन विच हिपैटिक पोर्टल वेन इज ज्वाइंट टू इन्फेरियर वेना कावा। सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जिकल टेक्निक के थ्रू इसमें हिपैटिक पोर्टल वेन को सीधा इन्फेरियर वेना कावा से ज्वाइंट कर देते हैं, जिससे हिपैटिक वेन्स पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो कम हो जाए, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं स्प्लीनोरेनल शंट, अ सर्जिकल टेक्निक इन विच स्प्लीन वेन इज ज्वाइंट टू द लेफ्ट रीनल वेन, मोस्टली फॉर ट्रीटिंग पोर्टल हाइपरटेंशन। ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें स्प्लीन वेन को डायरेक्टली क्या करते हैं, लेफ्ट रीनल वेन से ज्वाइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हाइपोटेंशन हो रहा था, पोर्टल हाइपरटेंशन जो हो रहा था, वो ट्रीट किया जा सके। थर्ड है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, एक्सचेंज ऑफ लीवर। लास्ट में क्या होता है, अगर कोई चांस नहीं होता है तो फिर पेशेंट का लीवर जो है वो एक्सचेंज करा देते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आप लोगों का क्या रोल हो सकता है सिरोसिस ऑफ लीवर में। मॉनिटर वाइटल साइंस, पेशेंट का वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, इनटेक और आउटपुट मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या है पेशेंट का वो मॉनिटर करना है, डिटरमाइन फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, कितना वो इन कर रहा है, कितना आउट कर रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है। प्रोवाइड पीरियड ऑफ रेस्ट विद लेग्स एलिवेटेड टू मोबिलाइज एडिमा एंड एसाइटिस, अल्टरनेट रेस्ट पीरियड विद एम्बुलेशन। पेशेंट को पीरियड मतलब पीरियडिकली रेस्ट प्रोवाइड कराना है और लेग्स को एलिवेट करके रखना है, जिस बिकॉज ऑफ एडिमा जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, यानी पेशेंट को एम्बुलेशन के साथ में अल्टरनेट रेस्ट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है मेजर एंड रिकॉर्ड एब्डोमिनल गर्थ एवरी शिफ्ट। हर शिफ्ट के बाद में या हर शिफ्ट के पहले पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ जो है वो मॉनिटर करना है, मेजर करना है। पेशेंट का वेट मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है, कि डेली ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन भी इनका करना है, यानी मॉनिटर करके छोड़ नहीं देना है। डेली आपको अपने पास रिकॉर्ड रखना है डेली का कि पेशेंट में क्या चेंजेस हुआ है, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ा है, कम हुआ है या सेम है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर डायरेटिक्स, पोटेशियम एंड प्रोटीन और विटामिन सप्लीमेंट्स एज ऑर्डर्ड। जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है पेशेंट को एज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग डायरेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे, पोटेशियम और प्रोटीन और विटामिन सप्लीमेंट वो भी एडमिनिस्टर करेंगे।
नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज ऑर्डर्ड। सोडियम डाइट रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पेशेंट को कोई भी ऐसी डाइट नहीं देनी है जिसमें सोडियम कंज्यूम हो, या मतलब सोडियम पेशेंट को नहीं देना है, और फ्लूइड इंटेक भी नहीं कराना है, बहुत ही कम लेवल में फ्लूइड का इंटेक कराना है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट ही कंटिन्यू। इंस्पेक्ट स्टूल्स फॉर अमाउंट्स, कलर एंड कंसिस्टेंसी, टेस्ट स्टूल एंड वोमिटस फॉर अकल्ट ब्लड एज ऑर्डर्ड। पेशेंट जो स्टूल पास कर रहा है उसका अमाउंट देखना है, एंड कलर एंड कंसिस्टेंसी देखनी है, किस तरह का पेशेंट स्टूल पास कर रहा है, और उस स्टूल को या वोमिटस को टेस्ट के लिए भी भेजना है। नेक्स्ट है वॉच फॉर साइंस ऑफ एंजाइटी। पेशेंट में कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं, यानी एपिगैस्ट्रिक फुलनेस तो नहीं लग रही है, एंजाइटी तो नहीं लग रही है, रेस्टलेसनेस तो नहीं है, पेशेंट वीक तो नहीं फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें वॉच करनी है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व क्लोजली फॉर साइंस ऑफ बिहेवियरल और पर्सनैलिटी चेंजेस। पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं, बिहेवियर पहले जैसा ही है या कुछ चेंज हुआ है, रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट है रिपोर्ट इंक्रीजिंग स्टूपर, लेथार्जी, हेलुसिनेशन और न्यूरोमस्कुलर डायसफंक्शन। ये सारी चीज़ें, यानी कि स्टूपर यानी कि पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट का जो रिस्पॉन्सनेस है वो किस स्टेज में है, पेशेंट को बार बार चेक करते रहना है। लेथार्जी तो नहीं पेशेंट लग रहा है, थका हुआ महसूस तो नहीं कर रहा है। हेलुसिनेशन यानी कि सीइंग और हियरिंग समथिंग लाइक दैट इज़ नॉट रियल, क्योंकि पेशेंट को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई कुछ बोल रहा है पीछे से या कुछ दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो हेलुसिनेशन भी देखना है, पेशेंट को ऐसा तो नहीं फील हो रहा है। नेक्स्ट है अरोज द पेशेंट पीरियडिकली टू डिटरमाइन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट को कुछ एक टाइम पीरियड के बाद में थोड़ी थोड़ी देर बाद जगा करके देखना है, पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को चेक करते रहना है। वॉच फॉर एस्टेरिक्सिक्स एंड साइन ऑफ डेवलपिंग इंसेफेलोपैथी। तो एस्टेरिक्सिक्स क्या होता है, फ्लैपिंग ट्रिमर्स होते हैं, यानी एक इंडिकेट होता है टू द पेशेंट इनएबिलिटी टू मेंटेन अ पोस्चर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली न्यूरोलॉजिकली होता है ये कि पेशेंट इस कंडीशन में अपनी जो उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकली डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।